चलिए जी, आज हम अपना नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एक्सपोजिटरी राइटिंग। और इसके अंदर हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी अहम चीज़ों को पढ़ेंगे। बात किया जा रहा है कि आप यहाँ पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग, टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग, और उसके अलावा पर्पस ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग के पर्पस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग और एक्सपोजिटरी पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने वाज़ेह किया यहाँ पर कि व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग वो क्या बता रहे हैं कि एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एम्स टू एक्सप्लेन, inform, describe or define a topic in a clear, logical and objective manner। ठीक है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होती है उसके अंदर कोई भी टॉपिक जो होता है उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है उसको, और या उसको जो है डिफाइन किया जाता है क्लियर वे में, लॉजिकल वे में, ठीक है, मंतकी अंदाज में, और ऑब्जेक्टिव मैनर के अंदर। ऑब्जेक्टिव मैनर के अंदर क्या होता है कि आप जो है आप जज्बात को जो है ना अपनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि हकाइक को इंपॉर्टेंस देते हैं, फैक्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। जो फिगर्स आपके सामने होती हैं उनको आप ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस देते हैं। अनलाइक परस्यूएसिव और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियंस। तो यहाँ पर वही बात वाज़ेह हो गई कि पर्सनल एक्सपीरियंस को जो है एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर जो है कोई भी अहमियत नहीं दी जाती है। परस्यूएसिव राइटिंग के अंदर या फिर जो है आर्गुमेंटेटिव जो राइटिंग होती है वहाँ पर जो है पर्सनल ओपिनियंस को थोड़ा बहुत जगह दे देते हैं, बट इंस्टेड प्रेजेंट फैक्ट्स, एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स इन स्ट्रक्चर्ड वे। तो ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आपने फैक्ट्स को और एविडेंसेस को आपने पेश करना है, और उससे जो भी नतीजा निकल रहा है आपने उस नतीजे तक जो है पहुंचना है। तो ये एक साइंटिफिक हम कह सकते हैं कि वे ऑफ थिंकिंग है जिसके अंदर हकायक को सामने रखकर और जो है ना बात की जाती है। हियर आर अ फ्यू मोर फीचर्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो यहाँ पर मजीद उनको जो है ना और ज़्यादा सराहत के साथ बयान किया गया कि एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या करती है, इट प्रेजेंट्स रीडर्स विद इंपॉर्टेंट रिसर्च इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट रिसर्च इंफॉर्मेशन जो है वो रीडर तक जो है पहुंचाई जाती है यहाँ पर। नंबर 2 क्या है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया एंड डेवलप्स इट विद फैक्ट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। अब देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो दिया जा रहा है फैक्ट्स के ऊपर और सपोर्टिंग डिटेल्स के ऊपर और इंफॉर्मेशन के ऊपर कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करती है मेन आइडिया को, या फिर उसको वो डेवलप करती है फैक्ट्स के साथ और सपोर्टिंग डिटेल्स के साथ। नंबर 3 है जनाब कि एक्सपोजिटरी राइटिंग गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। उसके बारे में जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म मीन्स कॉन्क्रीट वे में कि लोग जो है उसको अगर खुद भी जो है वो हकायक को जानना चाहें उन रिसोर्सेज के जरिए से या सोर्सेज के जरिए से जिनको कि आपने कोट किया तो वो खुद भी जाकर उनको जो है वो देख सकें। एक्सपोजिटरी राइटिंग समराइजेज रिसर्च, और एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या करती है कि वो रिसर्च को जो है समराइज करती है अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज से, क्योंकि एक टॉपिक जो होता है उसके ऊपर बहुत से लोगों ने जो है रिसर्च की हुई है, बहुत सारा डेटा जो है वो मौजूद है मुख्तलिफ ज़राए में। तो आप उन ज़राए तक पहुंचते हैं, उस डेटा को आप पढ़ते हैं और उसके बाद जो है आप उसको समराइज्ड वे में पेश करते हैं। आप उसको उतनी तफसील के साथ पेश नहीं करते हैं जितनी तफसील के साथ आपने उसको पढ़ा है, बल्कि आप उसको समरी के वे में पेश करते हैं और साथ ही साथ आप उन सोर्सेज को ज़रूर जो है आप कोट करते जाते हैं जो कि आपने वहाँ पर जिन सोर्सेज से आपने वो डेटा हासिल किया है। एक्सपोजिटरी राइटिंग यूजेस ट्रांजिशन वर्ड्स टू कनेक्ट आइडियाज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन वर्ड, ताकि वाजे हो कि एक आइडिया खत्म हुआ और अब दूसरा आइडिया जो है ना यहाँ पर जो है ना वो बयान किया जा रहा है। तो ये ट्रांजिशन वर्ड्स जो है ना वो एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स जो है वो यूज करती हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग ड्रॉज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, और फिर क्या है कि वो नताइज को अखज़ करती है। ड्रॉ कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, नतीजा निकालना। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स जो है वो नताइज को अखज़ करती हैं फैक्ट्स की बुनियाद पर और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो कि उन्होंने पेश की होती है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक्सपोजिटरी एसेज जो हैं वो किस किस्म के होते हैं, वो इंफॉर्मेटिव होते हैं और फैक्ट बेस्ड होते हैं। वो क्लियर होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो उनके अंदर जो टोन होती है वो न्यूट्रल होती है और एविडेंस और एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं एक्सपोजिटरी एसेज जो हैं, और थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से जो है ना ज़्यादा लिखे जाते हैं। यानी कि आप जो हैं अपने आप को न्यूट्रल तभी रख सकते हैं जब आप थर्ड पर्सन, यानी कि कोई पार्टी ना बने, कोई फरीक ना बने, बल्कि तीसरे फरीक की हैसियत से जो है दोनों पार्टीज़ को सुनकर, दोनों साइडों को या दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको सामने रखकर जो है ना आप बात को सुने और उसके बाद अपनी राय वहाँ पर जो है दें। तो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से इनको जो है लिखा जाता है। अच्छा जनाब, जो एक्सपोजिटरी एसेज हैं वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो 5 मेन अकसाम हैं जिन पर आपकी किताब ने ज़्यादा फोकस किया यहाँ पर, वो कौन कौन सी हैं जनाब? वो है आपकी डेफिनेशन एसेज कहलाते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपके क्लासिफिकेशन एसेज होते हैं, उसके बाद आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेज होते हैं, उसके बाद आपके कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज होते हैं, और उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट एसेज। तो ये 5 अकसाम होगी। अच्छा, इनके नाम से ही जो है ना वो जाहिर है कि मिसाल के तौर पर जो डेफिनेशन एसेज होते हैं वो चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन एसेज आर बेस्ड ऑन अ डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट,
कि वो कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि बायोलॉजी टीचर जो होता है वो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर अगर वो कोई मटेरियल भी देता है अपने स्टूडेंट्स को तो वो एक किस्म का डेफिनेशन ऐसे होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के को इन जनरल भी डिफाइन करता है और उसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस भी जो है ना और उसके और बहुत सारे पहलू जो है ना वो वाजे करता है। उसी तरीके से आपके जो क्लासिफिकेशन एसेस हैं वो क्या करते हैं कि दे ब्रेक डाउन द टॉपिक्स इनटू सब कैटेगरीज, वो टॉपिक्स को जो है सब कैटेगरीज के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है ना वो किसी भी टॉपिक का पेश करते हैं, जैसे कि अगर कोई एक टॉपिक है फेमिनिज्म तो उसको जो है उसकी डिफरेंट सब कैटेगरीज के अंदर जो है आप जो ना कर सकते हैं डिवाइड के, जैसे कि इसके अंदर लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है, रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म क्या होता है, और फेमिनिज्म को इन जनरल जो है वो बता दिया गया कि कैसे ये डेवलप हुआ और किस हद तक जो है ये एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव एक नुक्ता नज़र है। तो ये जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है या आप जब उनको एनालाइज करते हैं या फिर आप उनको जो है सब कैटेगरीज के अंदर जो है आप उनको डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो चीज़ों का फ़र्क है या आपका पढ़ने वाला जो है वो उनके प्रॉस एंड कॉन्स को और उसके अलावा जो है उनके टाइप्स और क्लासेस को जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है। तो इस तरीके से भी जो आपका जो टॉपिक होता है उसकी तफ़हीम या उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना और ज़्यादा इंप्रूव होती है पढ़ने वाले के अंदर। क्लासिफिकेशन एसेस के बाद जनाब प्रॉब्लम सॉल्विंग एसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एसेस जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मसला जो है उसको पेश किया जाता है, फिर उस मसले को डिफ़ाइन किया गया और उसके बाद जो है क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं उस मसले के हल के, तो उन सॉल्यूशंस को जो है ना स्टेप वाइज़ जो है ना उसके अंदर बयान किया जाता है और हर स्टेप की अहमियत को भी जो है ना वो वाज़ेह किया जाता है कि भई कैसे। तो ये हाउ टू किस्म के एसेस होते हैं ये एसेस, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के और ये प्रॉब्लम्स की नौइयत जो है वो टेक्निकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, एकेडमिक भी हो सकती है और वहाँ पर आपके स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि कैसे आपने जो है इसको एक्सप्लेन करना है लॉजिकल वे में, ताकि पढ़ने वाला जो है उसको समझे भी और जो प्रोसेस आपने बताया उसको अप्लाई कर उन्हीं रिजल्ट तक पहुँचे जो रिजल्ट्स आप कह रहे हैं कि निकलेंगे। उसके बाद जनाब कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेस, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेस जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है कि इसके अंदर चीज़ों को जो है कंपेयर और कंट्रास्ट किया जाता है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेस जो हैं दे आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। अब ये प्रॉब्लम जिनके आपने जो है प्रॉस एंड कॉन्स या जो है ना सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस वाज़ेह करने हैं, ये साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं, टेक्निकल भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट्स को जो है ना आप कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप इनको जो है ना आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये भी एक सीखने का नज़रिया है जो कि साइकोलॉजी की किताबों में आता है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये भी एक सीखने का नज़रिया है। तो दोनों के अंदर क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों को कैसे यकजा भी किया जा सकता है अगर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हासिल करने। तो आई मीन ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है आप करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेस के बाद कॉज एंड इफेक्ट एसेस आ गया आपकी पांचवी किस्म, और जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है कि कॉज एंड इफेक्ट एसेस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंड एंड देन व्हाट द रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट वाज। ठीक है, कि कोई चीज़ क्यों हुई, किस वजह से हुई, कौन कौन सी वजूहात थी किसी भी वाकया की या किसी भी चीज़ के होने की, और फिर जब वो चीज़ हुई तो क्या है कि उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स क्या निकले। तो कॉज एंड इफेक्ट में जो कुछ इस तरीके से जो है चीज़ों के ऊपर बहस की जाती है। जैसे कि हिस्ट्री टीचर माइट आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ द सिविल वॉर, कि कोई अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर जो एक सिविल वॉर हुई तो उसके कॉज एंड इफेक्ट्स क्या थे, कौन कौन सी वजूहात जो है उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो सिविल वॉर की तरफ जाएं, और जब सिविल वॉर हुई तो उसके बाद उसके नताइज क्या निकले और उससे जो है फिर लोगों ने सीखा क्या क्या कुछ। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे वाकयात होते हैं और हर वाक़े की कोई ना कोई कॉज होता है, कोई ना कोई जो है उसका इफेक्ट होता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिकल वे है चीज़ों को देखने का, और ऐसे इस तरीके से भी लिखे जाते हैं। चलें जी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं डेफिनेशन एसेस की, क्लासिफिकेशन एसेस की, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेस की, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेस की, कॉज एंड इफेक्ट एसेस की। और डेफिनेशन एसेस में मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो अब जो है यकीनन आप डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, और फिर मुख्तलिफ राइटर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। आज के दौर में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कैसे मुख्तलिफ जो तरीक़ों से जो है ना डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको अप्लाई किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो आई मीन दैट इज़ हाउ यू विल डिफ़ाइन इट और एक्सप्लेन इट। और उसके बाद जनाब क्लासिफिकेशन ऐसे की एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई कि डिस्क्राइब हाउ समथिंग वर्क्स, हाउ टू प्रिपेयर पाकिस्तानी चाय। तो ये क्लासिफिकेशन ऐसे हो गया आपका कि इसमें आप प्रोसेस बता रहे हैं कि भाई कैसे जो है चाय बनाई जाती है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेस के अंदर जो है उन्होंने एग्जांपल दिए कि हाउ टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन कराची। तो यकीनन ये एक सोशल प्रॉब्लम है ये कराची के अंदर कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कैसे आपने जो है ना उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेस, इसके अंदर जो एग्जांपल दी गई कि ऑनलाइन वर्सेस
ट्रेडिशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो अब यकीनन आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर क्या क्या होते हैं, दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। कॉज एंड इफेक्ट एसेस के अंदर उन्होंने एग्जांपल दी कि इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर जो है जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको जो है आप उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स जो है आप बताएं कि क्यों हो रही है। तो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स, ये जो 5 अकसाम थी एसेस की जो के ऊपर डिस्कस हुई। अच्छा, जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रोसेस ऐसे, डेफिनेशन ऐसे के अलावा जो हैं आपके क्लासिफिकेशन ऐसेस भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेक्निक्स भी होती हैं, एक्सप्लोरेटरी राइटिंग टेक्निक्स भी होती हैं और एनेक्डोटल एविडेंस भी होता है। एनेक्डोट का मतलब होता है कोई किस्सा या वाकया जो कि हकीकी ज़िंदगी के अंदर आपके अंदर या किसी और के साथ हुआ, तो उसको आपने जो है डिस्क्राइब किया अपनी उस नुक्ते नज़र को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जो कि आप उस ऐसे के अंदर बयान कर रहे हैं। और उसके अलावा सिक्वेंशियल राइटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो वी विल आल्सो लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स जैसे जैसे हम इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल का, बार बार जो है उसको यहाँ पर दोहराया जा रहा है कि इसका मकसद क्या होता है, टू गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट विदाउट एनी फ्लफ। ठीक है, पर्सनल ओपिनियन को एक साइड पर रखते हुए जो है आप हकायक को के साथ जो है अपनी बात को जो है पेश करें, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करें, विदाउट एनी फ्लफ जो है अपनी बात को जो है लोगों के सामने रखना सीखें, ताकि आपकी बात को जो है ना वैल्यू भी दिया जाए, वजन भी दिया जाए आपकी बात को। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल का क्या तकाजा है कि रीडर वॉक्स अवे नोइंग समथिंग दे प्रीवियसली डिड नॉट नो, कि आपके जो रीडर्स हैं वो महसूस करें कि यार हमने कुछ पढ़ा जो कि हमें पहले मालूम नहीं था और अब हमें पता चला है। एक्सपोजिटरी राइटिंग एसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आपने कैसे जो है कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को जो है ना आपने ब्रेक डाउन करना है, आसान बनाना है, ताकि जो हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो ये भी एक आर्ट है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है कि आपने ज़्यादा आसान फ़हम अंदाज में, आम फ़हम अंदाज में चीज़ों को कैसे पेश करना है हक़ाइक़ के साथ। तो लिहाजा ये बातें अब हम पर वाज़ेह होगी कि एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ना और सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी रिसर्च की जो एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करती हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, आपको ये मदद देती हैं कि आप कैसे प्रोफेशनल अंदाज में जो है अपनी रिपोर्ट्स को मुरतब करें, जो कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं या आप जो CSS के या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर आप जो है ना इन स्किल्स, ये स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा काम आती हैं। साथ ही साथ एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स आपको स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन सिखाती हैं, आपको इनकरेज करती हैं कि आप हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे में बात करें। जैसे ना जामे, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ द विट, जैसा कि शेक्सपियर कहता है कि मुख्तसर लेकिन जामे और मुअस्सर अंदाज में कैसे बात को करना है आपने। और यही जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आप चाहते हैं कि आपने लोगों से कोई ना कोई काम करवाना है या उनको कोई ना कोई बात मनवानी है। तो जब तक आपके पास या आपकी बात के अंदर ये सारे फीचर्स नहीं होंगे जो कि एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स के अंदर हैं, तो मुमकिन नहीं है कि आप वो काम करवा सकें। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स आपको एक स्मार्टर रिसर्चर बनाती हैं, एक स्मार्टर एनालिटिकल थिंकर बनाती हैं। तो इन सारी बातों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग की वो क्या क्या होती हैं जनाब, कि सबसे पहले तो जो एक्सपोजिटरी राइटिंग्स होती हैं या एसेज होते हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं और लॉजिकल होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स उनके अंदर क्लियर होते हैं और फैक्ट बेस्ड होते हैं वो। ठीक है, उसके अलावा जो है एक्सपोजिटरी राइटिंग एसेज जो हैं वो एनालिटिकल होते हैं और रिसर्च और फैक्ट्स को जो है चेक करके आप उनको जो है पेश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपोजिटरी एसेज जो हैं वो अनबायस्ड होते हैं, यानी कि साफ जाहिर होता है कि राइटर जो है वो हकायक को सामने रखकर जो है बात कर रहा है और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को जो है वो वहाँ पर जो है ना अहमियत नहीं दे रहा है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि आपने प्रायर नॉलेज को जो है ना एज्यूम नहीं करना है कि यार ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी लोगों को मालूम है। नहीं, आप जो है अपना थीसिस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी बात जो है उसको वाज़ेह करने के लिए उन फैक्ट्स को भी बयान कर सकते हैं जो कि आम तौर पर जो हैं समझे जाते हैं और लोग जो है ना उनको ऑलरेडी जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो बातें भी आपने बयान करनी है। तो लिहाजा आपने अपने आइडियाज़ का बैकग्राउंड ज़रूर पेश करना है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप बात करें उस कॉन्टेक्स्ट को आपने वाज़ेह करना है, उन टेक्निकल टर्म्स को आपने वाज़ेह करना है। इस चीज़ को जो है बिल्कुल जो है आपने नहीं देखना कि ये ऑलरेडी लोगों को मालूम है, नहीं, आपने अपनी बात को वाज़ेह करना है। तो ये चीज़ें जो हैं एज ए बैकग्राउंड, एज ए कॉन्टेक्स्ट आपको देना जो है ना लाजमी है। तो अगर हम दोहरा लें अपने आइडियाज़ को कि जो एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स यानी कि 1.1 के अंदर हमने क्या सीखा कि ये एसेज होते हैं वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, क्लियर होते हैं, न्यूट्रल टोन होती है इनके अंदर, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये, और एविडेंस और बेस्ड होते हैं और एग्जांपल्स इनके अंदर कोट की जाती हैं और थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से ये लिखे जाते हैं। अब जनाब हम आते हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ राइटिंग के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगेन एक्सपोजिटरी जो पैराग्राफ होता है वो जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर कि उसके अंदर 3 चीज़ें जो है ना वो बेसिकली होती हैं कि उसके अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद जो है बॉडी सेंटेंसेस होते हैं जो कि उस टॉपिक सेंटेंस को जो है वो वाज़ेह करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर क्लोज
सेंटेंस होता है उनके अंदर। तो टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो बताता है कि पैराग्राफ जो है वो किस हवाले से है, यानी कि वो पैराग्राफ का जो बेसिक आइडिया है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। जो बॉडी सेंटेंसेस होते हैं वो उन हकायक को, उन रिसर्च को, उन चीज़ों को वो पेश करते हैं जो कि उस टॉपिक सेंटेंस को और ज़्यादा वाज़ेह करती हैं, और यानी कि उन डिटेल्स को और ज़्यादा जो है ना वो सामने लेकर आते हैं, बॉडी सेंटेंसेस जो होते हैं। और क्लोज सेंटेंस जो है ना वो रैप अप करता है कि किस्सा मुख्तसर या इन शॉर्ट वी कैन से, कुछ इस तरीके से जो है आप उसको, आप अपने अपने आइडियाज़ को जो है क्लोजिंग सेंटेंसेस के अंदर जो है आप उनको रैप अप करते हैं। यहाँ पर एक्सपोजिटरी पैराग्राफ राइटिंग का प्रोसेस जो है उसको उन्होंने थोड़ा सा वाज़ेह किया है स्टेप वाइज के। आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन से टॉपिक के ऊपर बात करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आप उसके हवाले से टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, और टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद जो है आप डेवलप द फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी कि उससे रिलेटेड जो हैं आप आइडियाज़ जो हैं उसके साथ लिखते हैं जो कि उस टॉपिक सेंटेंस को वाज़ेह करते हैं। और उसके बाद जो है आप रिवाइज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को, और आप डिसाइड करते हैं कि अब ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ें जो है मुझे इसमें लिखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हैं मैं ओमिट कर सकता हूँ, या कौन सी चीज़ें जो है मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर हैं, या फिर जो उनकी मैं फैक्चुअल या एविडेंस उनका पेश नहीं कर सकता हूँ, तो आप उनको ओमिट करते हैं, और उसके तो लिहाजा आप वहाँ पर उनको चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं। और आखिर के अंदर जो है ना आप एडिट एंड प्रूफ रीडिंग करते हैं क्लैरिटी के लिए कि भाई मेरा ग्रामर कैसा है, क्या मैंने चीज़ों को अच्छी तरीके से पैराग्राफ के अंदर वेल कनेक्टेड किया है, क्या यानी कि पढ़ने वाला जो है उसको आसानी से समझ सकता है या नहीं। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ राइटिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एक्सपोजिटरी पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो आप सबसे पहले स्पेसिफिक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जो है टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, फिर आप उससे रिलेटेड डिटेल्स लिखेंगे पहले ड्राफ्ट के अंदर, जो कि उस टॉपिक सेंटेंस को जो है ना वो वाज़ेह कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं एविडेंसेस के साथ फैक्चुअली। और उसके बाद आप रिवाइज़ करेंगे कि अब ज़्यादा यानी कि रेलिवेंट और अच्छी चीज़ें कौन सी हैं, ताकि जो है मैं, क्योंकि इख्तिसार भी आपने रखना है अपनी बात के अंदर। और उसके बाद आपने एडिट करना है, प्रूफ रीडिंग करनी है कि भाई अब ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मेरा पैराग्राफ जो है वो कितना ज़्यादा वेल कनेक्टेड, कोहिरेंट और कोहेसिव है, चीज़ें आपस में कैसे मंतकी तौर पर जो हैं वो जुड़ी हुई हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आइडियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है जनाब कि आपने एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स के हवाले से इस लेक्चर के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इन सारे आइडियाज़ को जो है अब आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, मुख्तसर करके लिखें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूँ समझिए कि प्रैक्टिस है एक्सपोजिटरी राइटिंग की, कि आप जो भी चीज़ें सुनते हैं या पढ़ते हैं आप उनको आउटलाइन उनकी लिखते हैं, और उसके बाद आप उनको समराइज़ करते हैं। तो मेरी ये सजेशन है कि आप इस वीडियो में जो कमेंट्स का सेक्शन है उसके अंदर जो है आप लिखिए कि आपने एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स के हवाले से कौन सी चीज़ें अंडरस्टैंड की, और कैसे ये आपको जो है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मदद दे सकती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। थैंक यू।